हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 भारतीय वन ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 9 जिनका नाम है परिवहन, संचार और व्यापार। वन शॉट वीडियो नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है कि परिवहन क्या है, संचार और व्यापार का क्या संबंध है। गौर करके देखिएगा ना, तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। परिवहन, व्यापार और संचार जो है ना, वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब आपके दिमाग में आता है मतलब क्या, नहीं समझ में आई बात है? चलिए समझिए। अगर व्यापार होंगे, जब व्यापार होंगे तो संचार बढ़ेंगे, परिवहन बढ़ेंगे। परिवहन होंगे तो व्यापार अधिक होगी, संचार की भी वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सभी एक दूसरे के हैं। जैसे अपनी जीवन की घटना बताऊं कि संचार का हमारे जीवन में कितने लाभ हैं और उससे क्या व्यापार में सहायता मिलती है, इसको थोड़ा सा समझना। एक बार की बात है कि हमारे यहाँ एक पेशेंट यानी जो रोगी थे, वो काफी दूर गांव से, यानी कि हमारे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से आए थे। एक दवा की उन्हें जरूरत थी, मार्केट में दवा थी नहीं। हमें कहा गया, हमने कहा ठीक है मिल जाएंगे। हमारे पास वो दवा पहले से ऑलरेडी एक दो पड़ा हुआ था, फोर्टविन नाम का दवा था, हमने दे दिया उसको। और उसने कहा कि मुझे 2 डब्बा 3 डब्बा 5 डब्बा जितना होगा हमें दे दीजिए। तो देखिए संचार की सुविधा, हमने जस्ट फोन लगाया समस्तीपुर के दुकानदारों को, सारे दुकानदारों ने कहा कि नहीं, दवा उपलब्ध नहीं है। देखिए संचार से क्या फायदे होते समझिएगा थोड़ा। तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई दलसिंह राय का एक नंबर है, उसको भी लगा लेता हूँ। हमने जब फोन लगाया तो उसने कहा कि मिल जाएंगे 2 डब्बे। डब्बे तो हैं लेकिन मिल जाएंगे। देखिए अब हमें समस्तीपुर जाना नहीं पड़ा और दलसिंह राय जाना नहीं पड़ा, बैठे बैठे पता चल गया कि दवा उपलब्ध हो सकती है। हम अगले दिन गए गाड़ियां से और उसको खरीद करके लेकर के आ गए। तो कहने का अर्थ है कि देखिए संचार हमारे व्यापार में क्या की, मदद कर दी। नहीं, अर्थात व्यापार से हमारी संचार क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आने जाने के लिए परिवहन भी जरूरी है, परिवहन नहीं होगी तो व्यापार नहीं होगा। अर्थात तीनों एक दूसरे के क्या है, पूरक। हाँ भले संचार का उपयोग हम लोग अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से बात करने के लिए कर लेते हैं, वो अलग सी बातें होती है, लेकिन इसका सबसे मुख्य प्रयोग कहाँ होता है, व्यापार में होता है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। सबसे पहले सुनिएगा मेरे भाई, व्यापार से एक शायरी है, अच्छी सॉरी, परिवहन से, रहो हमेशा सावधान, क्या कहते हैं, रहो हमेशा सावधान, दुर्घटना ले लेता है प्राण। सुनेगा, जो लोग तेज गाड़ियां चलाते हैं और उसको कहते हैं लहेरिया कट, नहीं, हाँ हाँ लोग चलाते हैं, हम भी तेज चलाते हैं, ये हमारी गलतियां है। और परसों तरसों हमारा गाड़ी को पकड़ लिया था पुलिस, फाइन में लगा दिया जुर्माना, हम क्या कर सकते थे, गलती हमारी होती है। ना तो हेलमेट लगाते हैं और ना जूता पहनते हैं, लहरिया कट लगा देते हैं। चलिए तो जो भी है, और जब वो गलती कर दिया, उसने पकड़ ली, फाइन लगा दिया, फाइन दे भी दिए हम, तो हम सोचते हैं कि नहीं बात तो ठीक है किया, सुधरेंगे कैसे हम, जरूर था वो फाइन किया, वो अच्छा किया, सुधर के रहेंगे ना तब। अब हेलमेट लगा के चलेंगे, धीरे से चलाएंगे, नहीं। चलिए ऐसे होती है। तो लहरिया कट वालों के लिए देखिए, रहो हमेशा सावधान, दुर्घटना ले लेता है प्राण। और क्या कहते हैं, मानव जीवन है अनमोल, तेज गति से तौबा है बोल। यानी कहने का अर्थ है कि आपका जीवन बहुत अनमोल है, तेज गाड़ियां कभी मत चलाइएगा जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि तेज गाड़ी ही एक्सीडेंट करती है ना। धीरे धीरे चलिएगा ना तो आप नियंत्रण में रहेंगे, गाड़ियां आपके हाथों में होगी, कंट्रोल में रहेगा, आप जैसा चाहेंगे तैसा कर सकते हैं। जब तेज रहता है ना तो आपके नियंत्रण में नहीं रहता है, वो अनियंत्रित हो जाती है। कभी कभी हम भी महसूस करते हैं ऐसा, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। एक बार दलसिंह सराय से हम लोग, सॉरी, शातनपुर से दलसिंह सराय के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एक ट्रक हमारे बगल से गुजरी,
हम इधर से जा रहे थे, वो उधर से आ रही थी। स्प्लेंडर गाड़ियां थी, हमारी गाड़ी इतनी तेज थी कि ट्रक के बगल से जब गुजरे तो हमको लगा कि ट्रक ना हमको खींच रहा है, एकदम पूरा इतना दोनों स्पीड था, हमारी गाड़ी भी उसका, मैंने धरती छोड़ के हमारी गाड़ी चल रही थी, समझिए। तो हमको लगा कि वो खींच लेगा। हाँ, ऐसा वो चल रहा था। अब देखिए, हम गलती महसूस किए, अगर थोड़ा सा मिस होता ना तो हम आपके सामने अभी नजर नहीं आते, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि तेज गाड़ियां कभी चलाना ही नहीं है। लेकिन चलिए, हम तो तेज गाड़ी के लिए चल रहे हैं, सुनेंगे चैप्टर, सुनेंगे, बातें नहीं करेंगे। पाठ परिचय थोड़ा सा देखते हैं मेरे भाई। इस पाठ में हम सब क्या क्या पढ़ेंगे मूल रूप से समझिएगा। इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है, परिवहन किसे कहते हैं। हमें क्या पढ़ना है, परिवहन हमारी जीवन रेखा है। परिवहन हमारी जीवन रेखा है। वो कैसे, परिवहन का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, हम क्यों परिवहन का विकास कर रहे हैं, इतनी इतनी सड़कें, इतनी रेल, इतनी बस ट्रक क्यों चल रही है। परिवहन के कौन कौन से साधन है हमारे देशों में, जैसे सड़क है, रेल है, पानी की जहाजें हैं, हवाई जहाज है, पाइपलाइन है, इन सारे बारे में। फिर संचार के बारे में पढ़ेंगे और संचार से जुड़े व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में हम लोगों को खास करके समझिए तो यातायात के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तेज से तेज और धीरे से धीरे चलने वाली गाड़ियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिवहन और संचार विकास होने की दुनिया छोटी होती जा रही है। परिवहन जब तक नहीं हुआ था हमारे यहाँ, दुनिया बहुत लंबी थी, कहीं भी जाने में बड़ी समय लगता था। पैदल हम लोग गोरे 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 चल जाते थे ना, बड़ी समय लगता था। अब क्या भाई, कहीं भी जाना होता है बड़ी आसानी से चल जाते हैं। कल हम बताए थे, कहानी आप लोगों को सुनाए थे कि हम बच्चे थे, चौथे में थे तो हमारी बहन की शादी हुई थी। और जब भी बहन की विदाई होती थी तो हमको साथ ले जाया था, और वहीं अपन 4 5 दिन 7 दिन 10 दिन अपना खाते थे आराम से। एक बार की बात हुई, नहीं नहीं थी, हमारी दादी की थी, मेरी दीदी की शादी ना नहीं हुई थी, तो यहाँ से ना कुछ सामान जाना था उधर ना। और उस समय इतनी गाड़ियां थी, वहां से बैलगाड़ी आया था। तो बैलगाड़ी जब आया था, हमारे मतलब दी ससुर जी ने एगो बैल रखे हुए थे और पहले के समय में, तो वो एगो बैल और एक दूसरा से लेकर के दूसरा आदमी लेके आया था। हाँ, हमरे 4 बजे समय होता होगा या 3 बजे में, हमको उठा पुठा के बैलगाड़ी पर रख दिया गया। हाँ, हमको याद है। हाँ, सुनिए सुनिए ना बात। अब उठा के रख दिया गया, और जब हम समस्तीपुर पहुंचते हैं ना, तब तक 8 बज गया होता है। अब बताइए, 4 बजे पहुंचाया, वहां से आते आते 8 बज गया, और घर पहुंचते हैं तो शाम को 4 बज जाता है। बताइए, इतनी लंबी दूरियां हमको बैलगाड़ी पर चलना पड़ा था धीरे धीरे। अब क्या है भाई, कि रात में बाराती जाना है, 10 बजे में हम लोग 10 बजे में बाराती चलते हैं, 11 बजे में वहां पहुंचे रहते हैं। तेज वाहन, पहले इतनी तेज वाहन नहीं हुआ करती थी। अब क्या है, रास्ते भी चौड़े हैं, तेज वाहन है, इसलिए कहीं भी जाना होता है तो हम लोग, इससे क्या हो गया, दुनिया क्या हो गई है, छोटी हो गई है। नहीं, अब आगे समझते हैं, सुनिएगा। और साथ ही साथ संचार तो एक ऐसा सुविधा हो गया है कि पलक झपकते ही हमारा काम हो जाता है। क्या, पहले घर में किसी की शादी होती थी ना, दूर जाना पड़ता था, लोगों को संवाद देने के लिए पैदल जाना पड़ता था, साइकिल से जाना पड़ता था, जाकर के संवाद देना पड़ता था ना। या मान लीजिए आपके घर के कोई रिश्तेदार कहीं अगर दिल्ली पंजाब रहते थे, तो यहाँ से चिट्ठी लिखाता था, फिर 15 20 दिन में वहां चिट्ठी पहुंचता था, फिर वहां से वो चिट्ठी लिखते थे तो 15 दिन में यहाँ पहुंचते थे। यानी 15 15 पूरे 1 महीना में एक बार दोनों आदमी का कनेक्शन हो पाता था, संपर्क हो पाता था कि यहाँ का तबीयत ठीक है, वहां का हाल समाचार सुनाइए, है कि नहीं। लेकिन अब क्या होता है, वीडियो कॉल बात होती है भाई, फेस टू फेस, सामने सामने बात होती है। क्या जमाना है भाई, है कि नहीं। अमेरिका में रह रहे लोगों का संदेश 1 सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं। क्या, हमारे भाई जान रहते हैं कहाँ, हाँ दिल्ली में रहते हैं, और यहाँ पर उनके सारे जितने भी मेहरारू आ रहे हैं सब यहीं रहते हैं। आ, राशन सुनिए, राशन कार्ड में, सुनिए बातें नहीं, राशन कार्ड में ना फोटो लगाना था ना, तब मोबाइल पर फोटो आ गया, कंप्यूटर का जमाना, फोटो उसमें से काट के उनके मेहरारू के साथ सटा दिया गया, हो गया। देखिए क्या डिजिटल दुनिया भाई, ये सब किसके कारण हुआ है, संचार के कारण हुआ, नहीं हुआ। तो ये हमारी संचार हमारी सुविधाओं को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। चलिए बाजी, तो हम लोग देख रहे थे कि परिवहन होने से
संचार बढ़ने से हमारी दुनिया ना सिमट की छोटी हो गई है। कहीं भी अब जाना हो या कहीं से संवाद लेनी हो देनी हो, तब हमें सोचने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसके अलावे अगर हम बात करें तो परिवहन है, संचार और व्यापार है, ये आधुनिक साधन हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा है। जीवन रेखा का मतलब हुआ कि अगर किसी देश में परिवहन अगर कमजोर है, तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर है। किसी देश में संचार की सुविधा उपलब्ध अगर नहीं है, तो उसकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए व्यापार नहीं है, तो ये सब कमजोर है। यानी किसी देश को समृद्ध होने के लिए, किसी देश को अगर अच्छे रूप से चलना हो, तो ये तीनों जरूरी हैं। और जिस देश में यह पर्याप्त रूप से विकसित है, वह आर्थिक रूप से संपन्न है। ठीक है। आर्थिक रूप से ही नहीं, वह सभी दृष्टि से संपन्न है। और हमारे देश में भी इसका खूब विकास हुआ है। क्या पहले संचार का विकास इतना नहीं था, लेकिन धीरे 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 खूब विकास हुआ है इसके क्षेत्र में। हम लोग मतलब अरे टेलीफोन संदेश ले जाना इत्यादि की बात कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिवहन क्या है। तो कोई अगर आपसे पूछ दे कि भाई परिवहन किसे कहते हैं, तब परिवहन का मतलब क्या हुआ? अरे कहीं जाते आते हैं हम लोग वो वाली, या किसी सामान को ढुलाई करते हैं वो वाली, वही तो परिवहन है। परिवहन का मतलब क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान हम किसी सामान को ले जाते हैं, या कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो वो क्या है? परिवहन है। ये क्रिया परिवहन हो गई। और जिस माध्यम से जाते हैं वो परिवहन के साधन हो गए हमारे पास। क्या अब लोग को देखे होंगे पैदल सड़कों पर चलते हुए, साइकिल से चलते हुए, मोटरसाइकिल कार से चलते हुए देखेंगे, ये भी तो परिवहन के साधन हैं। क्या इसी तरह से हम लोग रेल से यात्रा करते हैं, वो परिवहन के साधन है। कोई लोग पानी की जहाजों से एक जगह से, नाव से एक जगह से जाते हैं, वो भी परिवहन के साधन है। नहीं, इसी तरह से हवाई जहाज से उड़ते हुए देखे होंगे लोगों को, वो भी क्या है? परिवहन के साधन है। तो परिवहन के साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परिवहन का मतलब हुआ आना और जाना। ठीक है। आए तो भी परिवहन, गए तो भी परिवहन। अब परिवहन के साधन अलग अलग, तो सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस करना क्या है, धैर्य से सुनिए। अब चलते हैं सबसे पहले सड़कों की बात करते हैं। देश में सबसे ज्यादा अगर परिवहन होती है, तो वह किससे होती है? तो सड़कों से होती है। याद रखेंगे, देश में अगर सबसे ज्यादा परिवहन की बात करें, तो वह किससे होती है? तो याद रखिएगा, सड़कों से होती है हमारे देशों में। क्या अब गौर करिए ना, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किससे यात्रा किए होंगे? सड़क से, जल से, हवाई जहाज से, किससे? सड़क से ही करते हैं, नहीं? चलिए, तो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा सड़क। अब देखिए सड़कों का क्या महत्व है भाई। तो सड़क तो समझ गए कि गली गली, शहर शहर, छोटे छोटे, कहीं भी आना जाना हो, सबको एक दूसरे को क्या करती है? वो कनेक्ट करती है। अब अपने भारत की बात करेंगे, तो याद रखिएगा, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची सड़क है जिसका नाम है मनाली। क्या नाम है? मनाली। और लद्दाख के लेह तक जो बनाई गई है एक सड़क, वो सबसे ऊंची सड़क है। उसकी लंबाइयां कितना है, माने ऊंचाई कितनी है? 5,000 मीटर तक, माने ज्यादा 5700 लगभग है। ठीक है ना। इतनी ऊंची ऊंचाई पर जो है लद्दाख में, लेह और लद्दाख समझिए, वहां पर वो बनाया गया सड़क है। इतनी ऊंचा है, ठीक है ना। जैसे बांध पर नहीं होता है, वैसे वहां पहाड़ों पर बनाया गया है सड़क। ये सबसे बड़ा ऊंचा सड़क है। आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन है, तो याद रखेंगे, लेह यानी चंडीगढ़ से मनाली और आगे लद्दाख से लेह तक जाने वाली जो सड़कें हैं, वो सबसे ऊंची सड़क है। वहां पर रहेगा लेह या लद्दाख लिखा रहेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन में। कोई दिक्कत? चलिए आगे। इसके अलावे चलेंगे, ध्यान देंगे, तो देश की सीमा सुरक्षा की बात करेंगे, तो सीमा किनारे किनारे भी कई सड़कें बनाई गई हैं। जैसे देखिए, हमारे एक है सिपकी ला दर्रा, यहाँ पर नाम होगा। सड़क जो है भारत चीन सीमा पर स्थित है, जो सबसे ऊंची है। यानी कहने का अर्थ है कि पहाड़ों पर भी सड़कें बनाई गई है, ताकि हमारी देश की सुरक्षा हो सके। ये सब जो है ना, व्यापार की दृष्टि से नहीं बनाया गया है। व्यापार की दृष्टि से तो हम लोग दूसरा सड़क बनाए हैं, इससे व्यापार थोड़ी होता है। ये तो देश की अंतिम सीमा पर छोड़ पर है, वहां से लोग आना जाना बहुत कम करते हैं। वो देश की सीमा सुरक्षा के लिए, ताकि वहां से जो हमारे सैनिक हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, सामान को ले जाने, भोजन को ले जाने के लिए हम लोग ये सब सड़क बनाए हैं। ठीक है ना, लेकिन बनाया गया है। चलिए, सड़क समझ गए। अब आगे बढ़िए। बनाई गई जो संसार की सबसे ऊंची सड़क है, इसकी ऊंचाई याद रखेगा 4875 से 5485 मीटर तक है। कहीं पर 48 है, कहीं पर 54 है।
अब आगे बढ़ेंगे। देश में सड़क विकास की कहानी पुरानी है, यानी हमारे देश में सड़क की जो विकास हुई है वो आज से नहीं हुई है, प्राचीन काल से। जैसे सबसे पहले ना 1921 ईस्वी में जो राजस्थान है वहां पर कुछ टीलाएं थी, और हमारे देश में रेल का विकास हो रहा था। अंग्रेजी जमाना था उस समय, अंग्रेज शासन काल। तो रेल बिछाया जाना था, तो उस टीला को हटाना था। तो टीला की खुदाई शुरू हुई, तो वहां पर कुछ ना मकान उकान मिला देख करके, और लोग उस जगह को खुदाई किए। और खुदाई करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था रखाल दास बनर्जी। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर एक सभ्यता विकसित थी जिसका नाम रखा गया हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई हुई थी, इसलिए उस जगह का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। ऐसे पहले के जमाने में उसका क्या नाम था वो नहीं कोई जानता है, कोई लिखित विवरण नहीं है, लेकिन जगह था हड़प्पा जहाँ पर वो खुदाई हुई है, इसलिए उसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। फिर आगे बढ़े, कुछ टीले थे उसको खुदाई किया गया, इस जगह का नाम था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है ना। पहले रखाल दास बनर्जी हड़प्पा का, फिर रखाल थी दयाराम साहनी ने किया था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का वो वहां पर भी पता चला है कि वहां पर भी सड़कें हुआ करती थी, पक्की पक्की सड़कें, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता में भी सड़क बनी थी, क्लियर है। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे देश की सबसे बड़ी सभ्यता विकसित हुई उसके बाद मौर्यकालीन सभ्यता, यानी जिस समय हमारे राजा अशोक हुआ करते थे, चंद्रगुप्त हुआ करते थे, उनके समय में भी शासन काल में सड़कें बनाई गई थी, ठीक है। बाद में फिर मुगल काल का शासन आया, तो मुगल काल में भी सड़कें बनी, जिसमें शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक एक सड़क बनाई जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड। बहुत बड़ी, उस समय की सबसे बड़ी सड़क थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आज NH1 और NH2 के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी देश की सबसे पहली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वही है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ से लेकर के? कलकत्ता से लेकर के पेशावर, जो उस समय पाकिस्तान तो अपने साथ थी ना, तो पाकिस्तान पाकिस्तान के पेशावर तक चला गया था। अब वो क्या हो गया, आधा कट के उधर रह गया है और बाकी हमारे देश में रह गया। तो कहने का अर्थ है कि हमारे देश में सड़कें बनाने का जो प्रोसेस था ना, वो आज से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन जब देश हमारा आजाद हुआ ना, तो इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि अगर देश में परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, अगर हम लोग ज्यादा सड़कें हमारे पास होगी, तो हम लोग गांव को शहर से, शहर को गांव से कनेक्ट कर पाएंगे। अब इससे क्या फायदे होंगे कि गांव का जो कच्चा माल है ना वो आसानी से हमारी शहर में पहुंच जाएगी, उद्योग में पहुंच जाएगी। तो परिवहन सुविधा होने से बर्बादी कम होगी। जैसे अब कल हम लोग पढ़े थे कि गन्ना अगर हम उद्योग लगाएंगे और दूर से गन्ना लाएंगे तो क्या होगी, सूख जाएगी। अगर सड़क हमारी अच्छा ना हो, व्यवस्था सही ना हो, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमें ढुलाई खर्च ज्यादा पड़ेगी, तो महंगी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज अभी हम लोग बाढ़ बख्तियारपुर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और उधर से हम लोग कोई सामान ला रहे हैं, तो हमको इधर से कहाँ से जाना पड़ता है, तो यहाँ से पहले जाएंगे हाजीपुर, हाजीपुर से पटना, अब पटना से होकर जाएंगे बाढ़ बख्तियारपुर, या इधर से जाएंगे तो सिमरिया, और सिमरिया से जाएंगे बाढ़ बख्तियारपुर, कोई दिक्कत। लेकिन मान लीजिए कि हमारी या तो समस्तीपुर जिला से हो, चमथा से, या मान लीजिए बेगूसराय के कोई किसी जगह से, सपोज दैट समझिए कि हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे सीधा सीधा, गंगा में पुल बन जाए, जैसे बन गई है अभी फिलहाल बता रहा हूँ। तो बन जाए तो क्या होगी कि हम लोगों को अब हाजीपुर जाने की जरूरत नहीं और सिमरिया जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग इधर से निकल जाएंगे। तो 150 किलोमीटर की बचत होगी, समय की बचत जो अलग होगी, और साथ में परिवहन में हमारी खर्च भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए अगर सपोज दैट हम उधर से अगर ले आते गन्ना, गन्ना लाते होंगे, तो ये 150 किलोमीटर गाड़ियां नाचेगी नहीं, जाम जुम का समस्या रहेगा, तो कम से कम उनको तो 7-8 घंटा लग ही जाएंगे गाड़ी को, कोई भी गाड़ियां को नहीं। तो उतना देर गाड़ी गन्ना लेकर के खड़ी रहेगी, तो सूखेगी कि नहीं सूखेगी। अब 150 अगर कम हो गया है, तो समझिए डायरेक्ट वो हमारी उद्योग में आ जाएगी, धुलाई खर्च भी कम, साथ ही साथ वो सूखेगी कम नहीं। इसलिए परिवहन हमारी ना क्या करती है, अन्य कार्यों में मदद करती है। तो इसीलिए उस समय सोचा गया कि देश अगर आजाद हुआ है, तो देश की आर्थिक उन्नति अगर चाहते हैं तो सड़क निर्माण करना जरूरी है। तो देश आजादी के बाद लगातार हमारे देशों में सड़क का विकास शुरू हो गया, और वर्तमान में याद रखेंगे हमारे पास कितनी सड़कें हैं, तो वर्तमान में कच्ची और पक्की सड़कों मिला करके पूरे देश में है 48.6 लाख किलोमीटर हमारे देश में कुल सड़क की लंबाइयां है। ये अभी की बात नहीं है, ये आंकड़ा है 2012 का, जब तक किताब अपडेट नहीं होगा तब तक के लिए, यानी हम लोग किताब के हिसाब से लिखेंगे। कब लिखेंगे? 2012 में ये किताब अपडेट हुई थी। उस समय तक कितना था सड़कें? 48.6 लाख किलोमीटर
कच्ची और पक्की सड़कों को मिला करके, ये पगडंडी एक परियार वाला के छोड़ के कच्ची पक्की सड़कें जो सरकार के खाते में दर्ज हैं उन सड़क की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर से एक नोट्स है, भारत सड़क व्यवस्था में विश्व में कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। यानी हमारे यहाँ सड़कों का खूब विकास हुआ है। अमेरिका सबसे आगे है, ठीक है, कोई बात नहीं है, रूस आगे है, कोई बात नहीं है, लेकिन भारत सड़क के निर्माण में कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है, कुछ सोचते हैं आप लोग? इसका कारण है जनसंख्या, और दूसरी है समतल भूमि। हमारी देश की भूमि ना बहुत समतल है, तो समतल है तो सड़क बनाना आसान होता है, इसीलिए जल्दी जल्दी सड़क बन जाता है आसानी से। और देशों में जाएंगे तो कहीं पहाड़ है कहीं पठार है, तो ऐसी स्थिति में सड़कें बनाना कठिन हो जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सड़क की लंबाइयां सबसे अधिक है। अगर आपसे कोई पूछे कि किस देश में सबसे ज्यादा सड़कें बनाई गई है, किस राज्य में, देश में हो गया अपना भारत दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश नंबर 1, राज्य में कौन? उत्तर प्रदेश। अब आगे चलते हैं ध्यान देंगे। अब भौगोलिक वितरण देखते हैं कि सड़क का निर्माण किन क्षेत्रों में ज्यादा होती है और किन क्षेत्रों में कम होती है। जैसे देखिए, जहां पर समतल भूमि हो, कृषि योग्य भूमि हो, जहां पर आबादी ज्यादा हो, उद्योग का विकास वहां ज्यादा होगी, तो वहां पर सड़कें का निर्माण भी बहुत ज्यादा होती है। नहीं, लेकिन जहां पर उद्योग ही ना हो, जहां पर कोई तरह का मतलब आबादी कम हो, वहां पर सड़क का निर्माण क्या होता है? या जहां पठारी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, या मरुस्थलीय क्षेत्र हो, तो उस जगह पर भी सड़क का निर्माण क्या होता है? कम होता है। अच्छा, जरूरतें ना है तो क्या करेंगे? आबादी रहेगा तब ना सड़क बनेगी, आबादी है नहीं, सड़क परिवहन है नहीं, तो कैसे लोग मतलब वहां पर क्या करेगा जाकर के? इसलिए सड़क का निर्माण कम होता है। अब चले जाइए जम्मू कश्मीर में, है कि नहीं? अगर मान लीजिए इस चोटी पर चढ़ना है ना, तो आपको इस डायरेक्ट रास्ता नहीं मिलेगा, आपको 4-5 किलोमीटर से घूम के आना होगा, तब जाके ऊपर चढ़िएगा। दिखलाई पड़ेगा नजदीक में है, लेकिन जाने के लिए 4 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। ये क्या है हमारी, क्योंकि वहां पर सड़कें उतनी नहीं है। लेकिन हम लोगों को अगर कहीं भी जाना होता है, तो सरकार का रास्ता तो है, नहीं है तो अपनों वाला रास्ता एक परिया मार देते हैं, क्या है कि नहीं? यानी हमारे यहाँ सड़कों का विकास ज्यादा हुआ है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, जनसंख्या ज्यादा है, उद्योग का विकास ज्यादा है, तो इन क्षेत्रों में सड़कों का विकास ज्यादा है। जहाँ आबादी कम है, उद्योग नहीं है, पर्वतीय या मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या का मतलब वहाँ पर सड़क का विकास कम है। कोई दिक्कत? समझ गए? अब आगे बढ़िए चलते हैं। सड़कों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। हमारे देश में सड़क तो है ही, सब सड़कें हैं भाई, कोई थोड़ा सा चौड़ी है, कोई थोड़ी सी कम है, क्या है, मोटी है तो मोटी है, पतली है तो पतली है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, इसको क्या किया गया है, जितने सड़क है ना, इन सड़कों को ना अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। नागपुर सड़क योजना 1943 में बनी थी। इसके हिसाब से देश के सड़कों को 4 भागों में बांट दिया गया है। देश के सड़कों को कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 में है, जिनका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग कहिए या उसको महामार्ग कहिए, ठीक है। अब इसको भाई राष्ट्रीय महामार्ग किसको कहेंगे? कोई पूछ दे आपसे, किसको कहिएगा? अरे भाई वो महामार्ग जो ना राज्य के राजधानी को जोड़ता हो, राज्य के या प्रमुख प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो प्रमुख शहर हैं, इसको जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे देखिए, बिहार राजधानी पटना, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी और लखनऊ को जोड़ने के लिए एक सड़क बनी है, जिसको कहते हैं हम लोग NH कितना? 1। NH क्या कहते हैं हम लोग? 1 या 2 जो भी होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, दोनों को जोड़ने का एक काम करती है, उसको कहते हैं हम लोग NH, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो इस तरह से जो बड़ी सड़कें हैं ना, चौड़ी सड़कें हैं ना, इसको कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी खास करके राज्य की राजधानी को जोड़ेगा, या जो बड़े बड़े शहर होंगे उसको जोड़ेंगे, या जो औद्योगिक क्षेत्र होंगे उसको जोड़ेंगे, है ना। ये पहले में थी। इसकी देखरेख ना केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार का मतलब है कि जो भारत सरकार है, वो इसकी देखरेख करती है, इसकी मरम्मत करने का काम, निर्माण करने का काम, ये सब किसके जिम्मे आती है? केंद्र सरकार। यानी उसका नाम है, याद रखिएगा, जो काम करती है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी NHAI। उसका क्या नाम है? NHAI।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, याद रखिएगा। यही जोड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे, पूछेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का देखरेख कौन करता है, तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, ये करते हैं, या शॉर्टकट में लिखेंगे तो NHAI, ये करती है, हो गया। लेकिन इसमें एक शर्त होता है कि इस सड़क पर आप चलेंगे ना, तो चलने के लिए आपकी गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए, एक निश्चित स्पीड में ही चलना है आपको। आप धीरे धीरे नहीं चलेंगे। हम कहे सर अभी तो आप बोले कि ज्यादा स्पीड नहीं चलना है, तो ज्यादा स्पीड नहीं चलना है भाई, कौन वाली में, गाँव गाँव घर का जो है रोड, छोटी वाली है उसमें। NH में चलने के लिए एक स्पीड रहती है, उस हिसाब से आपको चलना होगा, नहीं तो पिछुए से आके उधर का मार देगा आपको। आप जल्दी उसमें से कट नहीं हो सकते हैं, उतर भी नहीं सकते हैं आप। अब जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं, चलाते हैं, घुमा देते हैं, इधर मुँह है उधर मुँह है, वहां ना होता है। वो लंबी यात्रा, अगर आपको मान लीजिए, अगर सामने मान लीजिए यहाँ से हम जा रहे हैं, हमको बगल में घूमना है, तो यहाँ से कट नहीं है। अब वो कट आपको मिलेंगे 4 किलोमीटर बाद, आगे जाने के बाद, तब आप कट के फिर वापस घूम के उस रोड से आएंगे, तब बीच में दोनों तरफ से क्या लगी रहती है, उसके बंद रहता है। उसके उस गाड़ी सड़क पर ना कोई दूसरा व्यक्ति मतलब आ भी नहीं सकता है, मैंने दोनों तरफ से, सड़क के दोनों तरफ से ना उसको बंद कर दिया जाता है। कोई मवेशी, कोई अन्य लोग उसमें चढ़ नहीं सकते हैं। जब आप चढ़ेंगे तो चढ़ने का एक जगह होगा, वहीं से चढ़ेंगे आप, उसमें घुसना है तो। नहीं तो ये, हाँ, उसके बदले में आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। NH पर आप चढ़ेंगे और चलेंगे तो उसके लिए भी एक कीमत देनी होती है। जैसे आप देखे होंगे अभी टोल टैक्स के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे आप बेगूसराय जाएंगे तो तेघरा में, बरौनी में है, तेघरा में, तेघरा में एक जो है टोल टैक्स लगा हुआ है ना। वहां पर एक छोटी गाड़ियों के 60 रुपया, बड़ी गाड़ियों को 200 रुपया ऐसे टैक्स देनी पड़ती है कि भाई आप NH पर अभी चल रहे हैं, नहीं उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ नियमें होती हैं। हाँ, इसकी सड़कें काफी चौड़ी होती है, कहीं कहीं पर तो क्या हो गया है कि उसको 6 लेन वाली, 4 लेन, 8 लेन वाली बना दिया गया है, और उसमें क्या होता है, चलना बड़ा आसान होता है। और लंबी दूरी तय करनी होती है, अगर मान लीजिए, तो हम लोग उसी का उपयोग करते हैं। लंबी दूरी तय करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें गाड़ियां तेज चलती है, उसमें किसी तरह का खतरा का संभावना नहीं रहता है। क्योंकि देखिए गाड़ियां का ना, मैंने जैसे मान लीजिए ये रोड है, तो इधर से भी वो घेरा रहता है, इधर से भी घेरा रहता है, बीच में डिवाइडिंग रहती है। इधर वाली गाड़ियां इधर से जा रही है, इधर वाली गाड़ियां इधर से आ रही है, तो सामने सामने से जाएगी नहीं, टक्कर होने का कोई समस्या ही नहीं रहती है ना। अपना चलते जाइए चलते जाइए, सुविधाजनक है। तो सरकार अगर इतनी सुविधा दे रही है तो उसका खर्च तो लेगी ना आपसे। राष्ट्रीय राजमार्ग समझ गया ना। चलिए, हमारे देश में इसकी कुल लंबाइयों की बात करेंगे तो याद रखिएगा 76,818 किलोमीटर लंबा हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। और कुल राजमार्ग संख्या कितनी है, तो 266। हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 266। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि सर अभी तो आप बोले कि राज्य की राजधानी को जोड़ता है, तो हमारे देश में राज्य की राजधानी इतना है नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ है कि जैसे बिहार से अगर मान लीजिए हम उधर उत्तर प्रदेश को जोड़े हैं, बिहार से पश्चिम बंगाल को जोड़े हैं, बिहार से हम लोग किसको जोड़ेंगे, झारखंड को जोड़ेंगे, बिहार से यानी पटना से भुवनेश्वर को जोड़ेंगे, बिहार से हम लोग फिर आगे मध्य प्रदेश भोपाल को जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो ऐसे करके आरित तिरछी करेंगे तो नहीं हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा बनाया गया है, ऐसा नहीं। देखिए ये बिहार हमारा, तो इधर ये हो गया तो पश्चिम बंगाल गया, एगो इधर गया तो कानपुर गया, लखनऊ गया, इधर से वो गया तो रांची गया, इधर से भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। अब बिहार से क्या को गया, 5 में नहीं गया। ऐसे करके सबको आरी तिरछे गुना करते हैं, तब कुल मिलाकर कितना हो जाता है हमारे, 266 हो जाते हैं। क्लियर, आपको दिमाग में आ गया। तो ध्यान रखिए हमारे देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, कुल लंबाई कितना, 76,818 किलोमीटर लंबा है। अब आगे देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। सबसे लंबा महामार्ग संख्या कितनी है, 7। आपसे पूछेगा कि सबसे लंबी राष्ट्रीय, आप वहां से उठ जाएंगे तो थोड़ा सा, अभी गोरे को कहते हैं, गोरे को, आप उठेंगे थोड़ा सा, आप उधर वाले बैठ जाएंगे तो वहां पर आपको देख रहे हैं उस समय से बहुत टमे टमे कर रहे हैं, वहां वाला बैठे किनारे में पिलर के पास, हाँ बैठ जाइए आप वहीं पर, आराम से बैठिएगा ना, शांति रहेगा। वहां पर तो वो मच्छर काट रहा था बहुत देर से, हम देख रहे थे। चलिए आई किताब की, देश की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी, 7 है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है एकदम VVI में। अब आगे चलते हैं, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, और इसकी लंबाइयां कितनी है, याद रखिएगा, 2369 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, सबसे छोटी कितनी है, सबसे छोटी राजमार्ग संख्या 47।
तो सबसे लंबी 7 और सबसे छोटी। अच्छा, देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है? 266। नंबर 7 वाला सबसे लंबा और सबसे छोटी वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 47 वाली। कोई दिक्कत? कितना लंबा है मालूम है ना आपको? हाँ। अब देखिए, समझिएगा कि देश के सबसे प्रमुख राजमार्ग संख्या में राजमार्ग संख्या 1 और 2 है, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। जब हमारे देश के राजा थे शेरशाह सूरी, नहीं, लगभग 15वीं शताब्दी, 15वीं और 16वीं के बीच की बात करते हैं, तब हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी राजा बना। फिर हुमायूं फिर से वापस आया 15 साल बाद और चौसा के मैदान में इनको हराया। लेकिन हमारे जो शेरशाह सूरी थे ना, अफगान शासक थे, तो वो बहुत अच्छा काम किए थे। हमारे देश में डाक सेवा उन्होंने शुरू किया था, जो आज चिट्ठी पत्री जाता है, ये शुरुआत किसने किया था? इसके अलावे उन्होंने सड़क बनवाया, बहुत सारे मतलब अस्पताल बनवाए, नदी तालाब बनवाए, नहर बनवाई, ये सब बहुत अच्छा काम किए थे शेरशाह सूरी। चलिए, तो NH1 अमृतसर से कहां तक आती है? दिल्ली। याद रखिएगा, पूछा जाएगा NH1 कहां से कहां तक? NH2 दिल्ली से लेकर के। अब देखिए, हम लोग कलकत्ता से यानी दिल्ली से कलकत्ता जाते हैं, तो उधर किसको जोड़ती है? पहले लखनऊ को जोड़ती है, और लखनऊ से फिर आती है तो बिहार को, पटना को जोड़ती है। अब पटना से जाती है कलकत्ता, यानी NH कौन? 2। इसका भी ग्रैंड ट्रंक रोड ही नाम है, और उधर भी ग्रैंड ट्रंक रोड भी नाम है, लेकिन हम लोग उसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नाम रख दिए हैं। दिल्ली से उधर वाला को 1 और दिल्ली से इधर वाला को, ठीक है। अब बाकी जो बच गया तो पाकिस्तान में चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आ गए? बातें आगे चलिए। अब देखिए, इसमें कई साथ एक गाड़ियां, मतलब रोड पर ना एक साथ कई गाड़ियां चलती है। 4 गो इधर से जाएगी, 4 गो उधर से आएगी, 8-8 गो गाड़ियां। कभी आप पार करने सोचेंगे ना, तो जल्दी पार नहीं कर पाएंगे, बड़ा सोचना पड़ता है, सोच समझ के निकलना पड़ता है, सड़क की इस पार से उस पार। ऐसे जाने का अलाउ नहीं होता है, क्योंकि गाड़ियां भी स्पीड चलती है। लेकिन कहीं कहीं पर लोग फाका उका देख करके धीरे से मार देता है, इधर से उधर कूद जाता है ना। लेकिन गाड़ियां तो चल ही नहीं सकता, उसके लिए एक अलग सी योजनाएं होती है। अब चलते हैं हमारे देश में ना, और से व्यापार को बढ़ाने के लिए, सबको एकजुट बनाने के लिए हमने अलग योजना बनाए हैं, जिनका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। यानी इसको कहते हैं हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया था। नहीं समझ में आई बात? क्या हुआ समझिएगा। भारत का मैप तो आप लोग देखे ही होंगे, नहीं? चलिए, भारत का मैप हम लोग बनाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए सुनिएगा, ये भारत का मैप है। अब इसके 4 महानगर हैं। एक है दिल्ली, जो इस जगह पर है ना, पंजाब हरियाणा के बगल में दिल्ली। यहाँ पर कलकत्ता है, यहाँ मुंबई है, और यहाँ चेन्नई है ना। अब चारों 4 कोना पर है ना जी। भारत के कितने महानगर? 4, और चारों 4 कोना पर। अब हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़ा हुआ सूझबूझ वाले आदमी थे। वो सोचते कि भाई रे, दिल्ली से कोनो सामान को लेके आना होता है ना हमको, तो हमको कई जगह घूमना पड़ता है, ऐसे जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आओ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आओ, ऐसे। तो ऐसा में ना बहुत देरी लग जाता है, रास्ते में बहुत समय लगती है। तो ऐसा किया जाए कि डायरेक्ट सबको जोड़ दिया जाए, है ना। तो उन्होंने भारत के नक्शे पर ऐसे करके रेखा खींच दिया। क्या बन गया ये? तब विकर्णों खींच दो, हो गया। ऐसे बना दिए और कह दे बउआ रे, देखो ऐसे ही सड़क बन जाना चाहिए। किसको दे दिया आदेश? किसको? तो वही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, यानी NHAI को आदेश दे दिए। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि बउआ ऐसे सड़क बन जाना चाहिए। यानी देश के 4 महानगर को डायरेक्ट जोड़ दिया गया। आप अगर मान लीजिए कल दिल्ली हैं, और दिल्ली से चाहे कोई महानगर जाना है, कलकत्ता जाना हो, मुंबई जानी हो, या चेन्नई जानी हो, अब आपको किधरों जाने की जरूरत नहीं, उस रोड में चढ़िए, स्वर्णिम चतुर्भुज वाला में, डायरेक्ट मुंबई, डायरेक्ट चेन्नई। अब आपको दूसरा रोड पकड़ने की जरूरत, सीधा सीधा बनाया गया है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना है आपको, ठीक है। एकदम सीधा नक्शा धैले चल जाइए आराम से। अब देखिए कितना आसान नहीं हो गया क्या। अब मान लीजिए कि पहले दिल्ली होती, तो दिल्ली से पहले जाना होता था हमको आगरा, आगरा से आना पड़ता था मध्य प्रदेश की राजधानी में, वहां से फिर आना पड़ता था इधर, है कि नहीं से। तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के गए, कुछ लोग भुतलाई गए, देरी लग गई ना। अब क्या किया गया, इसको सीधा काट के बना दिया गया है। इसी को कहते हैं हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। आपसे कोई पूछेगा तो समझ गया ना, कि देश के 4 महानगर, चारों महानगर को सीधे सड़कों से जोड़ा गया है, इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे चलिए,
जिसकी कुल लंबाइयां कितना है याद रखिएगा, 5846 किलोमीटर लंबा। एक अगला है जिसका नाम है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा, नहीं समझे बात को? चलिए समझिएगा। भारत का मैप देखे हैं कि नहीं देखे हैं आप लोग? अच्छा देखे हैं, अभी जस्ट दिखा रहे थे। तरह ये का हो गया भाई, ओहो गड़बड़ हो गया। यही सब कुछ करते हैं, कमाल था। आए किताब करो, थोड़ा सा मिस पॉइंट टिपा गया था, सुनिएगा। ए बुआ जी सुनिएगा, हम लोग भारत का मैप देखते हैं और हमें पढ़ना है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। देखो छोटा सा ही मैप बना लेते हैं, क्या है कि नहीं? ए, हो गया। अब देखिए वो ऊपर में अच्छा जैसा भी बना, सुनिए ना, हमको पढ़ना है। देखिए ये उत्तर हिस्सा है ये वाली, और ये क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर भाग से यहाँ से लेकर के सीधा एक ऐसा रोड बना गया है ना। इसी तरह से इधर से यानी पश्चिम से लेकर के पूरब तक का एक सीधा हिस्सा ऐसे बनाया गया है। तो इसी को कहते हैं हम लोग उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण समझ गए? तो कहाँ से कहाँ तक? तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी, यहाँ हो गया श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी। इधर हो गया कन्याकुमारी। तो डायरेक्ट वहां से एक रास्ता ऐसे खींच दिया गया सीधा सीधा, हो गया। इसके अलावा सिलचर से पोरबंदर तक, यहाँ है सिलचर, इधर है पोरबंदर, पोरबंदर तक ऐसे खींच दिया गया। इसी को कहते हैं हम लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। समझ में आई बातें? तो ये सब क्यों बनाया गया है? तो ये सब व्यापार को बढ़ाने के लिए एकदम ऐसा कनेक्शन कर दिया गया है देश में कि अब आपको जाने के लिए ना अगर लंबी दूरी तय करनी है तो अब छोटी छोटी रास्तों से चलने की जरूरत, ऐसा अब बड़ी बड़ी सड़कें हैं, 4 लेन वाली, 6 लेन वाली, 8 लेन वाली, ऐसे करके है। माने 6 लेन का मतलब होता है कि एक साथ जो है ना 6 गाड़ियां इधर से दौड़ेगी और 6 गाड़ियां इधर से दौड़ेगी। 4 लेन वाली 4 गाड़ियां इधर दौड़ेगी, 4 गाड़ियां इधर दौड़े, नहीं ऐसे करके सबका अपना अपना रहता है। जैसे देखिए रोड ऐसे बनी है ना, तो ऐसे सबके खांचा रहता है। एक गाड़ियां, 2 गाड़ियां, ये 4 गो गाड़ी इसमें जाएगी, इधर से रहेगी तो इधर से रहेगी 4 गो, 1 गो 2 गो, नहीं काहे लगी, सबका अपना लाइन है। आप नियम से, और सब जगह कैमरा लगा रहता है भाई। आप इधर उधर करेंगे, आपको रोकने के लिए वहां पुलिसो नहीं रहता है, वहां रहता है सब कैमरा लगा हुआ, चालान आपके घर पर पहुंच जाएगा डायरेक्ट। हाँ हाँ। अब मान लीजिए वहां स्पीड है 80 का, चलाना कितना का है स्पीड? 80 का। आप कहीं 120 से क्रॉस कर गए हैं तो कैमरा आपको भेज दिया चालान, कैमरे भेज दिया, उसमें कहना नहीं पड़ेगा। हाँ कैमरा भेज देगा चालान आपको घर पर। कहने का अर्थ ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां लगा रहता है, सब कुछ देखने के लिए आदमी बैठा रहता है। ये तो समझ गए 2 गो चीज, एक स्वर्णिम चतुर्भुज और एक समझ गए। चलिए अब आगे बढ़िए। एक है 12 पतनों को महानगर जोड़ने वाली सड़क, यानी हमारे देश के जितने भी पतन है, पतन समझ रहे हैं ना, बंदरगाह, बंदरगाह समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप लोग? पानी की जहाजें जहां रुकती है। अब वो कह रहे हैं कि जहां पर बंदर रहता है वो वाला, अरे वो वाला बंदर वाला नहीं, पानी की जहाजें, समझिएगा। अब भारत का मैप देखिए ऐसे। अब सुनिएगा बुआ जी, यहाँ है कलकत्ता बंदरगाह, इसी तरह से ऐसे करके सब जगह बंदरगाह है छोटा छोटा। 80 रुपये। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इधर से ऐसे डायरेक्ट जोड़ दिया गया सड़कों को, सड़कों को जोड़ दिया गया है ऐसे, सभी बंदरगाह को जोड़ दिया गया है। यानी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जानी हो तो हमें बाहर से जाने की जरूरत नहीं है, एकदम किनारे 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 चलाएंगे। तो ऐसे भी महामार्ग बनाए गए, 12 बड़े पतनों को महामार्ग से जोड़ा गया है। अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे करके यहाँ से अगर यहाँ जाना होगा, कलकत्ता से कहाँ जाना होगा, मुंबई जाना होगा मान लीजिए महामार्ग से, तो हम ऐसे जाएंगे ना, तब बीच में तो आबादी बहुत ज्यादा है, तो कठिनाइयां होगी। साथ साथ में कुछ पठारी जगह है, पहाड़ी जगह है, तो सड़क बनाना भी कठिन होगा। अब ये जगह तो मैदानी क्षेत्र है, ये क्या है, समतल मैदान है, तो आराम से बना दिया गया है कि आप कोई भी बंदरगाह जाना हो तो आराम से जा सकते हैं। हाँ इसके अलावे देखिए, सुनिए ना, एगो नहीं बना गया है, उसका नाम क्या था उसका, कलकत्ता से स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, तो उसी में घुस जाएंगे क्या? अगर मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ जाना होगा तो इसमें तो नहीं घुसेंगे, तब तो इसे ही आ जाएंगे ना। यानी पूरे देश में ना सड़कों का जाल बना दिया गया है। और सबसे ज्यादा याद रखिएगा, महामार्ग जो है वो भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में।
सड़क की लंबाइयां भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, अब महामार्ग भी सबसे ज्यादा। चलिए, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा है जिसका नाम है प्रांतीय राजमार्ग, यानी इसको कहते हैं हम लोग एसएच, उसको कहते हैं एनएच, इसको कहते हैं एसएच। जो अपने यहाँ भी बगल में एगो एसएच गुजरी है 88, एसएच 88 गुजरी है ना। अब चलिए, ये जो होती है ना, या तो 2 लेन वाली होती है या 4 लेन वाली होती है। जैसे अपना यहाँ ना 4 लेन का नाम आया था, 4 लेन बना है, 4 लेन बना है, नहीं बना है। लेकिन अपने यहाँ 1 लेन है, अभी अभी 2 लेन नहीं बना है। कहाँ 2 है, 1 लेन है। अरे एक गाड़ी इधर से जाएगी, एक गाड़ी इधर से जाएगी, बात खत्म। बीच में डिवाइडिंग नहीं ना हुआ है, तो डिवाइडिंग होगी तब 2 गो इधर से जाएगी, 2 गो इधर से जाएगी, तब होगा वो 2 लेन, तब होगा वो 2 लेन। 4 लेन का मतलब हुआ 4 गो इधर से जाना और 4 गो उधर से आना, तब हो गया। चलिए आइए ध्यान दीजिए, बातें नहीं करते हैं। ये जो है ना प्रांतीय राजमार्ग है, प्रांतीय राजमार्ग। अब हमारे देश में जितनी सड़कें हैं ना, उनका 3.38% कौन है, प्रांतीय है। 3.38 सड़कें क्या है, प्रांतीय। अच्छा, इसकी देखरेख कौन करता है, राज्य सरकार। इसकी देखरेख कौन करती है, एनएच का देखरेख कौन करेगी, केंद्र सरकार। और इसको कौन करेगा भाई, राज्य सरकार। चलिए इतना समझ गया है ना। इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक निर्माण, उसका क्या नाम है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रांतीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है। चलिए आगे, एक है जिला स्तरीय सड़क, जिला के जो मुख्यालय है उसको जोड़ता है अन्य छोटे छोटे शहरों से। जो हमारा प्रांतीय राजमार्ग था, तो वो जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ता है। जैसे देखिए, हमारे समस्तीपुर जिला के मुख्यालय कौन, समस्तीपुर। समस्तीपुर से पटना को जोड़ने वाली जो सड़कें होगी वो एसएच होगी, ठीक है। मुजफ्फरपुर का मुख्यालय मुजफ्फरपुर शहर, उसको जोड़ने के लिए जो सड़कें बनी होगी उसका नाम होगा एसएच, ठीक है। हाँ, ये हो गया कि ज्यादा मतलब जनसंख्या बढ़ गई है, औद्योगिक क्षेत्र बड़ी है, शहर बड़े हैं, तो उसको एनएच से जोड़ दिया गया है, या एनएच बना हुआ था तो उसी को विस्तार कर दिया गया है, तो हमको एसएच वहां बनाने की जरूरत नहीं हुई। वो अलग सी बातें हैं। लेकिन अगर जहां एसएच एनएच नहीं है वहां पर एसएच से उसको जोड़ा गया है, ठीक है। अब चलिए जिला स्तरीय में की बात करेंगे, देश की जितनी सड़कें हैं उनका कितना प्रतिशत है वो जिला सड़कें, 21.01। अब ये जो है ना, जिला के जितने बड़े बड़े छोटे शहर हैं उसको वो जोड़ने का काम करती है। जैसे समस्तीपुर के कुछ ले लिए अनुमंडल, एक है दलसिंह सराय, एक पटोरी, उधर रोसड़ा, उधर ले लीजिए, नहीं तो इन सारे ताजपुर, तो इन सबको क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का काम करती है जो सड़कें, वो कहलाती है जिला सड़कें। अच्छा, इसका देखरेख भी कौन करती है, इसका भी देख भी राज्य सरकार ही करती है, ठीक है ना। इसका भी देखरेख कौन करेगी, राज्य सरकार। अब आगे चलेंगे, ग्रामीण सड़कें। अब देश की जितनी सड़कें हैं उसका 58% कौन है, ग्रामीण सड़कें, मैंने सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। गांव का जो सड़क है अपना अर्थ का, जिसमें लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि गांव की जो सड़कें हैं इसकी देखरेख कौन करती है भाई, नहीं 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 नहीं, ग्राम पंचायत करती है। पंचायत मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो या जुन जुन भी होता है उनके तहत आता है, वो लोग भी इसकी देखरेख करते हैं। और ये गांव को ना एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, या गांव के सड़कों को, जो जिला सड़कें हैं, जो एसएच हैं, उसको जोड़ने का काम करती है, यानी कनेक्टिविटी बनाती है पूरा सड़क, समझ गए। तो हमारे यहाँ सड़कें कितनी, 4, एक है एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, एसएच जिला मतलब उसको कहते हैं राज्य मार्ग, तब हो गया जिला सड़कें, और एक ग्रामीण सड़कें। एगो रह गया जो हमारे सरकार के खाते में दर्ज नहीं होती है, जिसको हम लोग एक परिया कहते हैं, गाँव में नहीं कहते हैं, आते जाते हैं कि नहीं हम लोग, हाँ, चौर जाने वाला रास्ता, हाँ। अब बुआ जी ध्यान देंगे। अब चलते हैं हम लोग रेल मार्ग की बात करते हैं। ये तो हम लोग अभी सड़क मार्ग की बात कर रहे थे, सड़क मार्ग के अलावा हम लोग रेल से भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब हमारे देश में रेल की शुरुआत कब हुई थी, याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके
रेल चालू की गई थी। मुंबई से थाने एक जगह है, थाने एक जगह है, उस जगह पर रेल चली गई थी। 34 किलोमीटर की दूरियां तय हुई थी सबसे पहले। उसके बाद ना धीरे 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 रेल का खूब विकास हुआ, है ना। और जब देश आजाद हुआ है तो और ज्यादा विकास हुआ है हमारा, है ना। हम लोग रेल के क्षेत्र में तो समझिएगा कि बहुत लंबी हम लोग यात्रा कर लिए हैं। अभी भारत में रेल मार्ग कितना है, तो 65,436 किलोमीटर हम लोग रेल मार्ग बना चुके हैं हमारे देशों में। पहले कितना था, मात्र चला था तो 34 किलोमीटर, आज हो गया 65,000, है ना, लंबी दूरी है। अब चलिए, देश सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ियां हैं उसका नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि देश की सबसे तेज चलने वाली एक और है, उसका नाम है दुरंतो। दुरंतो नाम से आया है रेल। हाँ, अभी अभी ऐसे मोदी सरकार जी जो हैं वो एगो नया चलाएंगे, उसका नाम है बुलेट ट्रेन। सुने होंगे, अभी चला नहीं है अपने यहाँ, लेकिन चलेगा। हाँ, और कौन है, वंदे मातरम, वंदे भारत है सर, वंदे भारत है, वो भी आया है, वो भी चलता तेज है। लेकिन किताब कौन कह रहा है भाई रे, शताब्दी। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियां, अगर शताब्दी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, दुरंतो रहेगा, दुरंतो रहेगा। ठीक है। अब देखिए, इस शताब्दी एक्सप्रेस की एक खासियत होती है कि भाई तेज चलेगी तो नजदीक नजदीक में तो रुकेगी नहीं, एगो दलसिंह सराय फिर एगो समस्तीपुर बीच में होगा तो उजियारपुर में रुक जाएगी ना। इसका स्पीडे पकड़ने में लग जाता है 12-13 किलोमीटर, तब तो समस्तीपुर पहुंच जाएगी वो ना। तो ये रुकती कहाँ भाई, तो राज्य की राजधानी में। एक के बार लखनऊ से खुलेगी तो पटना में रुकेगी, अब पटना से खुलेगी तो एक बार कलकत्ता में रुकेगी। हाँ, हाँ, मुंबई में रुकेगी। मैंने कहने का अर्थ है कि बड़ी बड़ी जो स्टेशन है ना उस पर ये रुकती है, छोटी स्टेशन पर रुकती नहीं है, इसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण। ठीक है, आगे चलिए। 1988 में ये चला था, 1988 में चला था नई दिल्ली से भोपाल तक। ध्यान देंगे, कहां से, नई दिल्ली से कहां तक, भोपाल तक जाने के लिए ये चालू की गई थी। ध्यान दीजिएगा, पटरियों की चौड़ाई के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं, रेल का बंटवारा करते हैं। तो देखिएगा गौर करके, आप सुनते होंगे हमारे यहाँ ना 3 तरह की रेलवे लाइन है। एक है चौड़ी रेल लाइन, एक है मीटर गेज, और एक है छोटी रेल लाइन। अच्छा, समझ रहे हैं इसमें क्या मतलब है, नहीं समझे। जैसे देखिए, ये अब समझिए ऐसे रेल है, तो अगर ये कम सीट वाला रहेगा, जैसे कार में 3 आदमी बैठेंगे छोटका कार में कि पूरा सीट फुल, नहीं। आप बोलेरो स्कॉर्पियो में 4 आदमी बैठेंगे तब फुल। आप बस वाला में 5 आदमी 6 आदमी बैठेंगे तब जाके फुल होगा, नहीं होगा। देखिएगा, बड़ा बड़ा बस में 3 आदमी इसमें बैठेगा और 2 आदमी इधर से बैठता है, बीच में रास्ता भी रहता है, गलियारा नहीं रहता है। तो वो समझिए चौड़ी रेल लाइन, वो वाला को क्या समझिए, चौड़ी रेल लाइन। आप बोलेरो वाला को बजिए मीटर रेल, जो वो जाता है छोटका छोटका कार उर, तो उसको समझिए संकीर्ण, नहीं समझे। फिर चलते हैं, देखिए जैसे 2 पटरी है, ये 2 पटरी, ये दोनों के बीच की दूरी 1.676 मीटर रहेगा, है ना। ये दोनों के बीच की दूरी कितना रहेगा, 1.676। तो ऐसे वाले रेल को कहते हैं हम लोग चौड़ी रेल लाइन। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अपना समस्तीपुर से दिल्ली को जोड़ा गया है, क्योंकि ज्यादा आबादी है, हमेशा लोग भीड़ भाड़ रहता है, तो इसको ना रेल को थोड़ा सा चौड़ा बनाया गया है। रेल को क्या बनाया गया है, तो पटरी को चौड़ा, क्योंकि फिर नया पटरी बिछाना ज्यादा खर्च लगता है। 1 किलोमीटर पटरी बिछानी होगी, 1 करोड़ खर्च लगता है। 1 किलोमीटर पटरी बिछाने में कितना खर्चा, 1 करोड़। अब समझिए अगर दिल्ली जाना है तब 1200-1300 किलोमीटर अगर है तो 1200-1300 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसको बचने के लिए सरकार ने क्या किया है, तो उसको पटरियों को चौड़ा कर दिया, ताकि आदमी तो उसमें बैठेगा ज्यादा, ऐसे बैठेगा 4 गो, ऐसे बैठेगा 6 गो, 8 गो नहीं बैठेगा, समझिए। तो ये हो गया कौन, चौड़ी रेल लाइन। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा, चौड़ी रेल लाइन में 2 पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर, या मिलीमीटर भी लिख सकता है, 1676 मिलीमीटर हो गया। अब आगे बढ़िए। अब दूसरा है मीटर गेज। 2 पटरियों के बीच की दूरी ना 1 मीटर रहता है,
यानी 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर कहिए या 1000 मिलीमीटर। तो जहां पर आबादी है लेकिन कम है तो वहां पर मीटर गेज बनाया गया है। लेकिन जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है बिल्कुल, तो उस जगह पर कम यात्रा होती है तो उस पर बनाया गया संकीर्ण रेल लाइन। ये दोनों पटरियों के बीच की दूरी जो है रहता है 610 से लेकर के 762 मिलीमीटर तक। समझे, 1 मीटर से कम। जैसे कभी आप जाएंगे, यहाँ से जाइए गिरिडीह, जसीडीह, सॉरी गिरिडीह नहीं, जसीडीह, जसीडीह। और जसीडीह से देवघर जाने का रास्ता जो है वहां बना है संकीर्ण रेल लाइन। यहाँ समझिए, हम लोग दलसिंह सराय में ट्रेन पकड़ेंगे और वो आपको हसदा होते हुए आपको ले जाएगी कहाँ, जसीडीह। हो गया, जसीडीह से होते हुए कलकत्ता ले जाती है। क्योंकि ये पूरा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, बिहार पश्चिम बंगाल तो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो ये रेलवे लाइन जो है ना वो चौड़ी रेल लाइन है, ठीक है। लेकिन अब वहां से ट्रेन आपको बदल लेना होगा। जसीडीह में उतरिए और जसीडीह से ना वहां से एक देवघर जाने का एक ट्रेन है। पहले बस से लोग जाते थे, अब एगो ट्रेन बना दिया गया है। तो वो ना बनाया गया है, उसको कहते हैं संकीर्ण रेल लाइन। क्योंकि उधर पहाड़ी क्षेत्र है, जनसंख्या कम है, लोग कम चलते हैं, तो खास करके उधर से लोग घर के देवघर ही जाते हैं, है ना। तो इसलिए वहां बनाया गया है कौन, संकीर्ण रेल लाइन। दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितनी है, कम है, 762 से 610 मिलीमीटर। इस, हाँ, तो इतने मिलीमीटर के बीच में रहता है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। अच्छा, आपके दिमाग में एक आता होगा कि सर 610 कहीं रहेगा कहीं 700 रहेगा, तब पटरी से चकवा ना उतर जाएगा। अरे भाई, जोन में लगाया गया 610 तो 610 वाला एक गो है, और कहीं 762 वाला है तो 762 वाला ही एक गो है। उसमें रेल वैसे वाला जाता है जिसमें बनाया गया है। नहीं, रेल ऐसा नहीं है कि अपना कार वाला है, यही कार जो है पटना हुआ है मुजफ्फरपुर हुआ है। रेल का अपन अपन रास्ता रहता है, वो अपने रास्ता में चलेगा ना। अगर मुजफ्फरपुर से पटना जाना है तो जोन गया है सोने वाला जाएगा, फिर दूसरा उसमें नहीं घुस जाएगा, बड़ी चौड़ी रेल लाइन उसमें नहीं घुस जाएगी। चलिए आइए, तो समझ गए। अब थोड़ा सा रेल के बारे में विस्तार से चर्चा होगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रेल जोन को न 17 क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखिएगा। रेलवे जोन को कितने भागों में बांटा गया है, यानी देख रेख करने के लिए, क्योंकि इतनी रेलें हैं, इतनी बातें हैं, तो सबको देख रेख करेगा ना। सुचारू रूप से काम करने के लिए रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, 17 जोन में बांटा गया है। सबका अलग अलग मुख्यालय होता है, वो आपके किताब में है, देख लेंगे। जैसे देखिए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में वहां पर, ठीक है ना। और खास करके यही सब पूछता है प्रैक्टिस परीक्षा में, रेलवे वाला परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में आपसे पूछेगा। यहाँ से पूछेगा कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय, आप पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। तो हाजीपुर वाला हम ले लिए हैं इसलिए क्योंकि ज्यादा हमको पूछता है ना। आपसे पूछेगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ कुल 17 हैं, है ना। जैसे ए, देखिए तो, देखिए देखिए क्या है, गलती तो नहीं लिख दिया, गलती नोट हो गया क्या, रुक जाइए देखो। पूर्व 12 पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। और गोरखपुर है पूर्वोत्तर रेलवे ना, पूरब और उत्तर का। ऐसे डिस्टर्ब नहीं करिए ना, काम करवाया जाएगा। चलिए, तो समझ गया ना, ये याद रखिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कुल कुल रेलवे स्टेशन कितना है भाई रे बताओ, 7172 वाले, 7172 रेलवे स्टेशन है। जानते हैं आप मुंबई में जो रेलवे स्टेशन का क्या नाम है मालूम है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। हाँ, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, जो मुंबई का है। क्योंकि जो बना हुआ है ना, छत्रपति शिवाजी जी का जो अथी था राजमहल, उसी में बनाया गया है। अब कुछ रेलवे स्टेशन ऐसा है खाली महिलाएं काम करती है वहां पर पुरुष से कोई नहीं है, सारा काम महिलाएं करेगी। टिकट से लेकर के आप पूरा जो भी काम है सब महिला, वहां एक भी पुरुष बहाल ही नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा है। तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन। आइए, रेल रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी, सुनिए ना, 65,436। सड़क की लंबाई कितना देखे थे, 78,000, ऐसे। और 65 कितना, 65,436 किलोमीटर किसका, रेल की लंबाई। अब आगे बढ़िए। अब भूमिगत रेलवे का विकास भी हुआ हमारे यहाँ, क्योंकि सड़क सड़क पर ना इतनी ना भीड़ बढ़ गई। रेल के लिए तय बवारी को अपन रास्ता होता है, नहीं होता है, और अब भीड़ भाड़ से मतलब नहीं रहता है।
भीड़ भाड़ रहेगा, दोनों तरफ भीड़ लगल रहेगा, बीच में ऊं करके चल जाता है। क्या होता है कि नहीं होता है? लेकिन फिर भी इतना ना रेल चला है कि एगो का आने का कनेक्शन फिर दूसरे का आने का बीच में रोक दिया जाता है। देखे होंगे बीच में कहीं रोक ले रहता है, और उधर उधर लाइन क्लियर होगा तब इधर भेजता है, नहीं भेजता है। अब भाई हम लोग को हो गया कि जल्दीबाजी वाली दुनिया हो गई, कोई रुकना चाहता है? कोई कहीं नहीं रुकना चाहता है। अतिथि के यहाँ तो कोई रुकवे नहीं करता है। हाँ, जो खाने पीने वाले चटोर आदमी है वही, जैसे द्रक्षार जो है जाएगी तो नानी के यहाँ 10 दिन 15 दिन ठिका लेती है, तो जानते हैं कि है कि नहीं। हम लोग तो नहीं जाते हैं भाई, अब पहले लोग जाता था। आइए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि अब ना रेलवे रेलवे को थोड़ा सा और सुधारने के लिए क्या बना दिया गया, भूमिगत रेलवे बनाई गई है। सबसे पहले चला था, याद रखिएगा, मुंबई अच्छी वहां कलकत्ता में, टालीगंज से दमदम के बीच। सबसे पहले मुंबई में नहीं बना अभी तक, पहले बना कहाँ, कलकत्ता में। अब बना है नई दिल्ली में। ऐसे तो बहुत सारे, जैसे मद्रास हैं, उसको क्या कहते हैं, हैदराबाद है, फिर पटना में भी सब शुरू हो गया है। और जितने भी राज्य की राजधानियां हैं ना, उस सब में ये भूमिगत रेलवे चलाने की योजना चल गई है। ऐसे हम सुने हैं कि पटना में शुरू भी हो गया है, लेकिन हम देखे नहीं है। लेकिन आधुनिक रेल, ध्यान रखिए, आधुनिक मेट्रो जो है वो दिल्ली में है, कलकत्ता में आधुनिक नहीं है, क्योंकि वो पहले चली थी। दिल्ली में 2008 में शुरू हुआ है। पहली बार कलकत्ता, पहले सबसे पहले चला था इंग्लैंड में, लंदन में। भूमिगत रेलवे का विकास सबसे पहले लंदन में। अब विद्युत वाला भी रेल पहले लंदन में, आज जर्नल रेलवे भी लंदन में, सब पहले लंदन में चला था, क्योंकि रेल का विकास वही किया है और बाद में अपने यहाँ आया था। हमारे यहाँ भी कलकत्ता में सबसे पहले भूमिगत रेलवे, पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहले भूमिगत रेलवे तब कहाँ, आधुनिक वाला कहाँ, दिल्ली में। यही दो गो है, किताब कहता है। अब आधुनिक वाला सब हुआ है तो अभी तक चालू नहीं हुआ बहुत जगह, याद रखिएगा। अब देखिए दिल्ली में जब गए थे ना एक बार मेट्रो में, तब बउआ में टिकट रहता है, तो टिकट गिराइएगा तबे गेट खुलेगा, नहीं तो मेट्रो के अंदर फसल रहिए। हाँ सही बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप टिकट वहां से आप आए हैं, आपको निकलना है बाहर, बाहर निकलना है, तब टिकट ऐसे दीजिएगा, गिराइएगा, तब पे गेट बा खुलेगा, तब आप बाहर निकलिएगा ना, तब फंस जाएगा, पकड़ लेता है वो, टंगड़िए पकड़ लेता है वो, गेट की आदत है। हम निकलेंगे, आप जैसे निकलने लगिएगा कि दोनों आके टंगड़िए पकड़ लेगा, सब देह होने रहेगा, टंगड़ी है नहीं रहेगा। चलिए ध्यान दो। आइए किताब की ओर। देश में कितनी यात्री डब्बे हैं बुआ जी, 57,200। और सवारी गाड़ी कितनी है, इस सब को खींचने के लिए कितना रेल इंजन, ये सब याद रखिएगा। बोर्ड परीक्षा लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अन्य परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए ये समझ गए। अब चलते हैं जीवन रेखा एक्सप्रेस। देखिए एगो पूछता है यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एगो रेल का नाम रखा गया जीवन रेखा एक्सप्रेस, यानी कि चलता फिरता अस्पताल। एम्बुलेंस का मतलब भी यही होता है। अब देखिए ये ट्रेन, एगो ट्रेन है, ये ट्रेन में अत्याधुनिक जितने भी जो है ना इलाज के उपकरण, आईसीयू का व्यवस्था, और कौन कौन चीज होता है, वेंटिलेटर आर, और हाँ हाँ, और वो ना किडनी उडनी जब खराब हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, डायलिसिस, डायलिसिस आर का, इस सब व्यवस्था वो ट्रेन में लगा दिया गया। और ट्रेनें जो है वो घूम घूम के देश में जाके इलाज करती है। जैसे आएगी समस्तीपुर में रुकेगी, सुनिए, समस्तीपुर में रुकेगी, पूरा प्रचार हो जाएगा कि समस्तीपुर आई है। अब जिनको भी इलाज कराना है जाइए, फ्री में इलाज कराइए, वहाँ डॉक्टर रहते हैं, सब कुछ व्यवस्था। 10 दिन 15 दिन महीना दिन वो रुकेगा आपके यहाँ समस्तीपुर में, इलाज कराइए आराम से बैठ के, आराम में, है ना, अस्पताल है वो एक तरह से, वो नहीं रे। उसके बाद देश वो केंद्र सरकार का है। उसके बाद फिर यहाँ से खुलेगी और चल जाएगी बरौनी, बरौनी में रहेगी, फिर वहां पर इलाज करेगी। तो इसी का नाम रखा गया कौन, जीवन रेखा एक्सप्रेस। वो घूम घूम के इलाज करती है। देखिए ना, 16 जुलाई 1991 जीवन रेखा एक्सप्रेस एक विशेष चलता फिरता अस्पताल शुरू की गई है। हाँ बहुत अच्छा है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल उठ के चला है बगल में क्या। अब चलिए, भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे नंबर 1, एशिया में। अब विश्व में कई नंबर पर,
अच्छा, एक चीज और किए, हम लोग उद्योग वाला भी पढ़े, तो बहुत सारे उद्योग में हम लोग नंबर 1 नंबर 2 पर है नहीं। सड़क परिवहन में हम लोग देखे कि हम लोग दूसरे नंबर पर, रेल में हम लोग एशिया में नंबर 1 और विश्व में चौथे। इसका मतलब है कि हम लोग खूब विकास कर रहे हैं भाई, हर क्षेत्र में हम लोग नंबर 1 नंबर 2 में जा रहे हैं। तनी को बात नहीं है, बड़ी बात है। चलिए अब चलते हैं कोंकण रेलवे, सुनिएगा कोंकण रेलवे क्या है। तो देश के सभी तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए रेलवे बनाई गई, उसको नाम है कोंकण रेलवे। जैसे अभी देखिए, पीछे हम लोग पढ़े थे कि 12 जो पतन है, 12 पतन को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनी हैं उसको हम लोग कहते तटीय राजमार्ग, नहीं कहते। उसी तरह से एक अब रेल को भी बनाया गया है कि जितने भी है ना, ऐसे भारत का मैप देखिए, तो इस तटीय भाग को जोड़ने के लिए वो रेल चली है, ऐसे 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 ऐसे। यानी कि आपको अब मान लीजिए इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो इधर से भी जा सकते हैं। और नए मन हो तो आप आराम से जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं, कलकत्ता में चलिए और समुद्र को देखते हुए, समुद्र को देखते हुए, समुद्र को देखते आनंद लेते चलिए, आनंद लेते चलिए आराम से, है कि नहीं। तो ऐसा रेलवे बनाया, इसका नाम रखा गया कोंकण रेलवे। अच्छा, कितना आराम वाला होगा चीजें, घूमने टहलने के लिए लोग जाता है, माने जल्दी से जाना नहीं है, धीरे धीरे चलना है, नहीं होता है। मान लीजिए अब मान लीजिए हमने मोटरसाइकिल पर कोई आदमी बैठ जाए, बतियाने वाला आदमी होगा, से बतिया जाए, धीरे धीरे चलाएंगे आराम से, नहीं कहीं जाना है तो स्प्रेस में चलाएंगे। चलिए, तो यहाँ घूमने के लिए, यहाँ घूमने के लिए लोग जो जाता है खासकर घूमने ही के लिए जाता है। सुनिएगा, रेल परिवहन का महत्व है। देखिए रेल परिवहन का क्या महत्व है, सबसे बड़ी बात, यह देश की सबसे लंबी और सस्ती परिवहन होती है। बस से जाएंगे महंगा लगेगा, और रेल से जाइए सस्ता होगा। भारी से भारी सामान को ले जाना है तो भी आसान है, और सबसे बड़ी बात, पूरे देश को कनेक्ट करने का काम करती है। जब जाएंगे ना तो रिश्ते नाते सब हो जाते हैं, है कि नहीं। हम लोग एक बार दिल्ली जा रहे थे, अवध असम ट्रेन का नाम था, अवध असम ट्रेन का नाम था जिससे हम लोग यात्रा कर रहे थे। तो उस समय हम मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, मौसी के साथ हम जा रहे थे अपना, दिल्ली हम में रहती मौसी, तो वहीं जा रहे थे काम करने की तलाश में। आसाम का एक लड़का था, आसाम का एक लड़का जो हम लोगों के साथ में थे, तो नहीं नहीं है, ध्यान दो। तो सुनिएगा, तो हम लोग उससे जा रहे थे, होता है ना कि वहां पर बैठने के बाद बातचीत हो जाती है, बैठने के बाद बातचीत होना शुरू हो गया, खूब हम लोग पूरा किस्सा कहानी अपना जाने। वो अपना दिल्ली में वो भी उतरा, हम भी उतरे, इसके बाद संपर्क बंद हो गया। अब तो थोड़ा सा संचार की व्यवस्था है, तो मोबाइल नंबर भी लोग ले लेता है, फोन करेंगे दोस्त, है कि नहीं, और दोस्ती भी हो जाती है। कहाँ से, हाँ तो वहां से तो भाग आए थे, काम नहीं मिला था, नहीं होता है। हाँ याद रखिएगा, ट्रेन आर में ना बहुत गड़बड़ होता है, कभी खाइएगा वाइएगा मत, कभी कुछ ट्रेन आर में। हाँ खाइएगा तो जाइएगा, जा। अरे हमारा एक दोस्त की कहानी बताएं, एकदम क्लास साथी नजदीक वाला, कलकत्ता से चला, उसके पिताजी कलकत्ता में रहते थे, तो कलकत्ता से ना चला लड़का, एक लड़की एकदम भोली भाली लड़की बैठ गई उसके बगल में, आप बैठी, उसके बाद ना ठंडा का दिन था, थोड़ा सा ठंड लगा उसको, चादर ओढ़ ली। उसके बाद खाने पानी मतलब संध्या हुआ, रात्रि हुई, खाने की बात हुई, तो ऊ ना कुछ पुड़िया निकाली, हाँ उसी में से अपने खाई, इसको भी दिखाने के लिए। तो ये जो लड़का जो है ना, कहा हम नहीं खाएंगे। देखिए लड़कियां नाटक कैसे करते हैं, खूब रोने लगी, हल्ला नहीं करिए आप लोग, बिल्कुल मुंह बंद करिए, और रोने लगी। मैंने कि जैसे हम कोई तरह की ठग ठुग नहीं करते हैं, और वो मगरमच्छ का आंसू होता है भाई, दिखाने का अलग करने का अलग। और वो लड़का खा लिया, उस ना समझा कि सही बात है, लेकिन सौभाग्य की बात थी कि उस लड़के के बैग में कुछ था नहीं, 2-4 सेट कपड़ा था, और ना वो खा लिया। और खाने के बाद ना लड़की उसका पूरा काम तमाम, मोबाइल ले लिया, कपड़ा ले लिया, लेकर उतर गई। लड़की वही रोटी खाई, तो उसको पता नहीं कैसे डिजाइन का सिस्टम था उसका अपना, उसको कुछ नहीं हुआ। रोटी का अपना सेटिंग के लिए होगा, जो कौन खिलाना है उसको, कौन खाना है अपना ना। वो लड़का खाया, बेहोश हो गया पूरा, बाद में मालूम पड़ा के तो कहने का अर्थ है ऐसा कि ट्रेन में इस तरह की घटनाएं हुआ करती है अक्सर, इसलिए आप लोग जब भी जाएंगे ना तो सावधान रहिएगा। कोई कुरकुरे, कोई कुछ भी दे,
कुछ नहीं खाना है। हाँ, खरीद के खाइए। चलिए ध्यान दीजिए, भारी माल के परिवहन में मदद करती है। उद्योग के लिए कच्चा माल, सुनिएगा, उद्योग के लिए कच्चा माल हो परिवहन करती है, और बड़ी संख्या में रोजगार देती है। सबसे ज्यादा अगर नौकरियां सरकार देती है तो रेलवे में देती है। सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे देती है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे देश को बांध के रखती है एक साथ, एक सूत्र में, है ना। चलिए, अब रेल परिवहन की कुछ समस्याएं हैं। तो क्या समस्या है बुआ जी? तो देखिए, रेल यात्री में ना एक बड़ी समस्या है, बेटिकट यात्रा। रेल चलती है तो उसमें विद्युत जलती है, तेल जलता है, उसके कर्मचारी काम करते हैं। रेल को मुनाफा होनी चाहिए ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो लोकल यात्री होते हैं वो बेटिकट चल देते हैं, और बीच बीच में क्या करते हैं, जगह जगह पर उसका चेन होता है, खींच देते हैं। अब चेन खींच देंगे तो गति जो उसकी होती है वो बंद हो जाती है, रुक जाती है, और वो लोग उतर के अपना घर चल जाते हैं। माने स्टेशन पर नहीं उतरेंगे, वो अपना घरे के सामने उतरेंगे। समझते हैं जैसे कार है, ड्राइवर साहब रोका हो, हम उतर भाई। हाँ, होता है कि नहीं होता है? ऐसे बस में भी लोग ऐसे ही करता है। मैंने यहाँ पर बस रुका है, और सामने वो पीपल के पास रुकना था, तो वहां यहाँ नहीं उतरेगा वो। वहां जब गाड़ी स्टार्ट करके तनखा चलेगा, है ड्राइवर साहब रुका हो, ले भाई। अरे यहीं उतर जाते तो क्या हो जाता? नहीं। देखिए देखिए, मूर्ख आदमी कहता है पैसा न दिए हैं तो पैसा हम जगह पर न उतरेंगे। ऐसे आदमी ट्रेनों में वही करता है, चढ़ गया, अपना घोड़े के सामने चेन कुपी। अब 1 किलोमीटर बाद स्टेशन है तो वहां नहीं उतरेंगे, यहीं पर उतरेंगे, चेन कुपी खींच दिया। इससे सरकार का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, इसके अलावा रेल संपत्ति को ना बहुत सारे लोग चोरी कर लेते हैं। रेल संपत्ति को बहुत सारे लोग ना क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। ध्यान देंगे, जैसे देखिए, राजवार को देखिए, जाता है रेल का पंखे चुरा लेता है। बातें नहीं करिए, पढ़िए ध्यान से आप लोग। अब आगे चलेंगे। इसके अलावा रेल जो है ना, किसी कारण से भीड़ बढ़ने के कारण यातायात में कठिनाइयां होती है, या रेल विलंब से चलती है, इसलिए भी कोई नुकसान होती है। और सबसे बड़ी बात है, जो उसका रेलवे का जो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, फाटक, सड़क जहां पार करनी होती है, वहां पर उसको सबसे ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है, वहां पर एक आदमी को नियुक्त करना पड़ता है। तो इस तरह से रेल के कारण ना बहुत सारी नुकसान भी हमारी सरकार को होती है, रेलवे सरकार को खास करके। ठीक है, तो वहां पर देखिए, रेलवे को पार करते समय ना ध्यान रखिएगा, एक दिया गया फॉर्मूला, रुकिए, देखिए, सुनिए और जाइए। यानी सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी रेलवे फाटक पर जा रहे हैं, तो रेलवे फाटक पार करते समय ना वहां पर रुकना होता है। अगर मान लीजिए क्रॉसिंग गिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिग्नल, अगर वो गिरा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर नहीं भी अगर रहता है, ऐसे सरकार तो सब जगह लगा ही दिया है, लेकिन अगर नहीं भी है या है भी, तब पहले आप रुकिए, रुक करके दोनों तरफ देख लीजिए कि कोई रेल भी आ रही है। चलिए, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं है, सीटी की आवाज होगी या उसकी आवाज होगी तो सुनिए, सुन के संतुष्ट हो लीजिए, और तब जो है आगे बढ़िए। अगर नहीं है तो, अगर है तो रुक जाइए। हमारे जो चचेरा भाई हैं, उनके सारू भाई कलकत्ता में ऐसे ही पार कर गए थे ना, थोड़ा सा वो कान से न कम सुनते थे, कान से कम सुनते थे, नहीं विकास के मौसा जी। और वो क्या हुआ, ट्रेन में कट गए, ट्रेन आ गई, वो सीटी मार रहा था, उसको समझ ही नहीं आया कि किधर जाना है, आराम से धीरे धीरे जा रहा था, मारा एकदम हुचक्के से उड़ा दिया, कट गए, मर गए। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई संपार पार करेंगे तो समझिए वहां पर कि सुनिए, रुकिए, देखिए, और नहीं ऐसे। तो इस तरह से हम लोग, अच्छा चलिए, तो हमारी आज आधी स्टोरी समाप्त हुई, आधी बच गई, वो कल देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, यानी कल आएगी। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।